wish all of you blessings. ट्रांसलेशन स्टडीज़ में इक्विवेलेंस एंड इक्विवेलेंट इफ़ेक्ट के हवाले से हम आज ऑलरेडी हम जो देख चुके हैं वो रोमन जेकबसन के वर्क को देख चुके हैं और यूजीन निदा के वर्क को देख चुके हैं। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, तो आइए चलते हैं। आज हम जिसका काम इक्विवेलेंस में देखेंगे वो है पीटर न्यूमार्क। पीटर न्यूमार्क के मुताबिक the equivalent effect is inoperant if the text is out of target language space and time. इक्विवेलेंट इफेक्ट के हवाले से हम ऑलरेडी जानते हैं कि इक्विवेलेंट इफेक्ट बेसिकली सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज, या आप यूं कह लीजिए कि जो सोर्स लैंग्वेज का सोर्स टेक्स्ट है और टारगेट लैंग्वेज का टारगेट टेक्स्ट है, उसमें कितनी मुताबिकत है या वो कितना क्लोज है, इसको इक्विवेलेंट इफेक्ट कहते हैं। और ट्रांसलेशन जो सक्सेसफुल होती है या जिसमें इक्विवेलेंट इफेक्ट पाया जाता है उसमें सोर्स लैंग्वेज के करीब होती है टारगेट लैंग्वेज, या यूं कह लीजिए सोर्स टेक्स्ट टारगेट टेक्स्ट के काफी करीब होता है इन एवरी रिस्पेक्ट। ठीक है, पीटर न्यूमार्क के मुताबिक जो इक्विवेलेंट इफेक्ट है वो टारगेट उस सूरत में यानी वो इनफेक्टिव होगा या वो यूं कह लीजिए कि असर नहीं करेगा अगर टारगेट लैंग्वेज की स्पेस मींस रीजन जो है वो कोई बहुत दूर का हो और उसका टाइम भी बहुत दूर का हो। ठीक है, यानी पास ना हो। आसान कर लेते हैं, से आप इंडियन किसी टेक्स्ट को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं और इंडियन वो जो टेक्स्ट है से वो किसी इंडिया की लोकल लैंग्वेज का है। ठीक है, तो आप उस लैंग्वेज के टेक्स्ट को पाकिस्तानी किसी लैंग्वेज में से उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसी सूरत में स्पेस ज्यादा नहीं मतलब दूर, यानी ऑलमोस्ट करीब करीब ही है, कल्चर सेम होगा। ठीक है, स्पेस का एक्चुअली ये बेसिक मतलब जो है वो आता है कि कल्चर तकरीबन ऑलमोस्ट करीब करीब एक जैसा ही होगा। तो इक्विवेलेंट इफेक्ट यानी सिमिलैरिटी सोर्स टेक्स्ट में और टारगेट टेक्स्ट में पैदा की जा सकती है। हाँ, टाइम का इशू आ सकता है, यानी टाइम का इशू अगर टाइम से 1000 years अगो का है या 5000 years अगो का है तो आप टाइम के इस जो गैप को किसी भी सूरत में जो है वो रिमूव नहीं कर सकते सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जो पीटर न्यूमार्क कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट इफेक्ट उस वक्त बिल्कुल ही इनइफेक्टिव हो जाएगा जब स्पेस एंड टाइम का डिफरेंस आ जाएगा सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट या सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज। ठीक है, तो एक लिहाज से देखा जाए तो बात बिल्कुल ऐसे ही है। इसी वजह से 100% एक्यूरेट ट्रांसलेशन करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आगे वो बात बढ़ाते हुए कहते हैं न्यूमार्क, द सक्सेस ऑफ इक्विवेलेंट इफेक्ट इज इल्यूसरी। इल्यूसरी यानी अनरियल। कहते हैं ये जो निदा ने प्रेजेंट किया इक्विवेलेंट इफेक्ट ये एक्चुअली अनरियल है, ये अचीवेबल नहीं है, एंड दैट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज, द गैप बिटवीन एम्फेसिस ऑन सोर्स एंड टारगेट लैंग्वेज विल ऑलवेज रिमेन एज द ओवरराइडिंग प्रॉब्लम इन ट्रांसलेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। वही बात जो अभी आपके सामने की गई है कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में जो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉयल्टीज का गैप है। ठीक है, यानी आप यूं कह लीजिए कि लॉयल्टी से यहाँ पे मुराद है कि आप सोर्स टेक्स्ट या सोर्स लैंग्वेज की ग्रामर, उसकी मीनिंग्स, उसके कल्चर और टारगेट टेक्स्ट की मीनिंग, ग्रामर, कल्चर, इन सब को ऑलमोस्ट एक जैसा सिमिलर करने या इक्वल करने की कोशिश करो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया के कोई से भी दो इलाके जो हैं जो एक दूसरे से फासले पे हैं
उनका कल्चर एक जैसा नहीं है। कल्चर डिफरेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट आप यूं कह लीजिए कि तकरीबन विद इन 1000 किलोमीटर रेंज तो शायद एक जैसा हो, लेकिन बियॉन्ड 1000 किलोमीटर्स कल्चर किसी ना किसी हद तक बदल चुका होता है। और इसको बढ़ा भी आप सकते हैं, ठीक है, कि 2000 किलोमीटर से बियॉन्ड तो बिल्कुल ही बदल चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो फिर आ जाती है, ठीक है। अ, ये मेरी तरफ से एक गेस था कि 2000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर ज्यादा भी हो सकता है फासला जिसके बाद कल्चर बदले, और ये भी हो सकता है कम फासला हो जिस पे वो कल्चर चेंज हो। वट एवर केस में भी, उस हर दो सूरतों में जो आपकी सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज है उसने कल्चर का असर जरूर लेना होता है, ठीक है। तो उसके असर में आके सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी, ग्रामर, ईच एंड एवरीथिंग चेंज होती है। इवन वोकेबलरी के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। लेक्सिस यानी जो स्टॉक ऑफ वर्ड्स हैं किसी लैंग्वेज के, वो बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। तो ये प्रॉब्लम इस वजह से न्यूमार्क कहता है कि ये ट्रांसलेशन थ्योरी और प्रैक्टिस यानी जो प्रैक्टिकल ट्रांसलेशन है जो हम करते हैं बुक्स वगैरह की, उसके अंदर ये प्रॉब्लम कभी भी एक्चुअली रिमूव किया ही नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई ही सेज विल ऑलवेज रिमेन, ठीक है। तो ये गैप जो है सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज का, ये रहेगा। अच्छा, आगे वो क्या कहता है? वो कहते हैं द गैप कैन बी नैरोड, नॉट रिमूव्ड। कहते हैं द गैप कैन बी नैरोड बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड टर्म्स विद दोज ऑफ सिमेंटिक एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। यानी वो कहते हैं कि आप इस गैप को इक्विवेलेंट इफेक्ट, जिसको वो इल्यूसरी कह रहे हैं, कहते हैं वो रिमूव नहीं कर सकता, या वो जो निदा ने इक्विवेलेंट इफेक्ट का जो एक आइडिया या कंसेप्ट दिया है, उससे आप वो गैप रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि आप ओल्ड टर्म्स को रिप्लेस कर दें न्यू टर्म्स के साथ, यानी ट्रांसलेशन के अंदर जो ओल्ड टर्म्स चलती आ रही हैं इंक्लूडिंग निदाज टर्मिनोलॉजी, उनकी जगह आप न्यू टर्म्स ले लीजिए, सिमेंटिक ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की। तो ये न्यूमार्क का मेन पॉइंट था। दो ट्रांसलेशंस में से पहली ट्रांसलेशन जो टर्म उसने दी वो है कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन। अच्छा, न्यूमार्क के मुताबिक communicative translation attempts to produce on its readers an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original. एक तरह से आप यूं कह लीजिए कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन बेसिकली जो टारगेट टेक्स्ट के रीडर्स हैं उनके ऊपर ऑलमोस्ट वही इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है जो सोर्स टेक्स्ट के रीडर्स पे उस टेक्स्ट की वजह से हुआ था। यूं आप कह लीजिए कि ईसप्स फेबल्स, मिसाल के तौर पे कछुए खरगोश की कहानी जो ओरिजिनली सुनाई गई थी ईसप की तरफ से और बाद में लिखी गई, वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई। तो ग्रीक टेक्स्ट इसका मतलब सोर्स टेक्स्ट हो गया। अब वही असर आप इंग्लिश में या उर्दू में अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन उस असर को ओरिजिनल हालत में बरकरार रखने की मुकम्मल कोशिश इस तरह से करेगी कि जो टारगेट लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज के कल्चर के लोग हैं उनको बिल्कुल भी एलियनेशन फील ना हो, यानी वो ये ना सोचें वो ये किस जगह की कहानी है, उनको ये फील ना हो, उनको लगे ये हमारी कहानी है। तो ये एक्चुअली मीनिंग है इस बात का, यानी कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस ऑन इट्स रीडर्स एन इफेक्ट एज क्लोज एज पॉसिबल टू दैट ऑब्टेन्ड ऑन द रीडर्स ऑफ द ओरिजिनल, ठीक है। तो ये वो इक्विवेलेंट इफेक्ट एक तरह से वो प्रोड्यूस करने की बात कर रहा है, ताहम टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये एक्चुअली बिल्कुल निदाज डायनामिक इक्विवेलेंस का जो कॉन्सेप्ट था ये उससे मिलता जुलता, यानी वो कंसेप्ट ही प्रोड्यूस कर रहा है, सिर्फ टर्म्स चेंज कर रहा है। दूसरी ट्रांसलेशन का जिक्र जो उसने किया वो है सिमेंटिक ट्रांसलेशन। न्यूमार्क कहता है कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन अटेम्प्ट्स टू रेंडर, यानी यूं कह लीजिए प्रोवाइड, अटेम्प्ट्स टू प्रोवाइड as closely
as the semantic and syntactic structures of the second language allow the exact contextual meaning of the original. यूं कह लीजिए कि जो कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है ओरिजिनल टेक्स्ट का, जितना सिमेंटिक या सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स टारगेट लैंग्वेज के अलाउ करेंगे वो उतना ही उनके करीब होने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर एक कह लीजिए ज़रबुल मसल या मुहावरा है कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। अच्छा, अब इसको अगर तो फर्ज कीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में चलें ये है, तो वहां पे तो आप कह देते हैं कि आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। लेकिन फर्ज कीजिए पश्तो लैंग्वेज के अंदर ये है ही नहीं, ठीक है। अब वहां पे जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने कॉन्टेक्सुअल मीनिंग को ओरिजिनल के करीब रखना है। आसमान से गिरा खजूर से अटका और आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, इन दोनों में कॉन्टेक्सुअल मीनिंग ऑलमोस्ट करीब करीब है, ठीक है। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो ओरिजिनल सिमेंटिक और सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है वो भी आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रही है और उर्दू में भी ठीक नजर आ रही है। एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये जस्ट मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल जनरेट कर रहा हूं, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे की ट्रांसलेशंस नहीं है। इन दोनों का बैकग्राउंड या इनकी जो ओरिजिन की कहानी है वो कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ताहम हैं ये मिलते जुलते। अच्छा, फर्ज कीजिए कि आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर या आसमान से गिरा खजूर में अटका को पश्तो में। अब अगर आप पश्तो में इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं और पश्तो में ना तो ऐसा कोई कंसेप्ट मौजूद है, ना ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट मौजूद है और ना ही ऐसी कोई कह लीजिए सिंटैक्टिक या सिमेंटिक स्ट्रक्चर मौजूद है, तो आप फिर कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड रखें इस तरह से कि मीनिंग भी आ जाए ओरिजिनल का और खूबसूरती भी बरकरार रहे टारगेट लैंग्वेज की। तो आप फिर इस सेंस में ट्रांसलेट करेंगे, ये सिमेंटिक ट्रांसलेशन कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट भी न्यू कॉन्सेप्ट तो नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, क्योंकि नीदास फॉर्मल इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट जो है वो ये मिलता जुलता ही है, वो इसी तरह का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता है। देखा जाए तो सिमेंटिक ट्रांसलेशन डिफर्स फ्रॉम लिटरल ट्रांसलेशन इन दैट इट रिस्पेक्ट्स कंटेक्स्ट, interprets and even explains metaphors for instance। अच्छा, फर्क अब कहां पे आएगा? लिटरल ट्रांसलेशन में अगर तो आप फर्ज कीजिए जिस तरह पश्तो में हम बात कर रहे थे आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो ये मेटाफोरिकल सेंस है, ठीक है। मेटाफोरिकल सेंस में एक तशबीह देते हुए एक मैसेज कन्वे करने या एक नसीहत करने की कोशिश की गई है या एक बात बताने की कोशिश की गई है। तो आप इसको लिटरली ट्रांसलेट करेंगे पश्तो में तो वो तो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो जाएगी, यानी आसमान से गिरा पश्तो के वर्ड्स आप लेंगे, खजूर में अटका पश्तो से वर्ड्स आप लेंगे, वो लिटरल ट्रांसलेशन बन जाएगी। अगले किसी को उसकी समझ आई है नहीं आई है, लिटरल ट्रांसलेशन में ये चीज कंसिडर ही नहीं की जाती, वो वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करते जाते हैं, ठीक है, जुमला बना के बस, ठीक है कि जुमला बनता रहे या जुमला बना रहे, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो टारगेट लैंग्वेज की। अच्छा, लेकिन सिमेंटिक ट्रांसलेशन में न्यूमार्क ने जो कंसेप्ट दिया वो ये था कि ये लिटरल ट्रांसलेशन के करीब तरीन तो है कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट करेगी, ठीक है, ताहम ये ख्याल रखेगी कॉन्टेक्स्ट का भी, और इन केस अगर किसी मेटाफर को एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ती है तर्जमा करते हुए, तो ये खुद से वो तर्जमा के अंदर एक्सप्लेनेशन का इजाफा भी कर देगी। यानी आसमान से गिरा खजूर में अटका को पश्तो में वो ट्रांसलेट करेंगे तो वो लिटरल ट्रांसलेशन से थोड़ा हटके करेंगे, वो एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, वो किसी हद तक एक्सप्लेन कर देंगे कि एक्चुअली ये जो लिखा गया है आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका मीनिंग क्या है। तो वो इस तरीके से सिमेंटिक ट्रांसलेशन को डिफर कर रहा है लिटरल ट्रांसलेशन से। Literal translation means word for word in its extreme version, and even in its weaker form sticks very close to source text, lexis and syntax।
यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन की वही बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये वर्ड फॉर वर्ड होती है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा लूज भी रखते हैं कि चलो थोड़ा सा मतलब अलाउ किया जाए, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाए और रिलैक्सेशन रखी जाए कि टारगेट टेक्स्ट के अंदर मीनिंग ही समझा दिया जाए, तब भी लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर आपका सारा फोकस सोर्स टेक्स्ट की वोकेबलरी और उसमें जो जुमले का स्ट्रक्चर है उस पे होता है, और आप उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करते या होने देते, ठीक है। तो लिटरल ट्रांसलेशन वर्ड फॉर वर्ड ही है, ठीक है। सिमेंटिक ट्रांसलेशन को न्यूमार्क इस तरह से डिफर कर रहा है कि इसमें आप एक्सप्लेन भी कर देते हैं अगर कोई मेटाफर्स या कोई इस तरह की एग्जांपल्स आती हैं जो सोर्स टेक्स्ट के अंदर तो प्रॉपरली शायद मेटाफोरिकल सेंस में ही समझी जाए, लेकिन टारगेट टेक्स्ट में चूंकि वो मेटाफर्स ही नहीं है तो फिर वहां पे वो एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर देता है। Literal translation is held to be the best approach in both semantic and communicative translation. न्यूमार्क के मुताबिक चाहे सिमेंटिक ट्रांसलेशन हो चाहे कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन हो, हर दो सूरतों में लिटरल ट्रांसलेशन ही बेस्ट अप्रोच है। यानी कोशिश की जाए कि वर्ड फॉर वर्ड हर मुमकिन तौर पे सेंस बरकरार रखी जाए, ताकि मतलब ट्रांसलेशन फील हो कि ट्रांसलेशन है, ये ना हो कि लगे ये तो मतलब उधर से अडॉप्ट करके तो बिल्कुल वो नई कहानी ही बना दी गई या नई बात ही बना दी गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। If there is a conflict between the two forms of translation, namely if semantic translation would result in an abnormal target text or would not secure equivalent effect in the target language, then communicative translation should win out. न्यूमार्क ने ये दो जो ट्रांसलेशंस बताई, उसने कहा कि भाई ट्रांसलेट दोनों में करके देख लिया जाए। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो ये कहना चाह रहा है कि सारा कुछ दोनों दो दो दफा ट्रांसलेट किया जाए। उसके कहने का मतलब है कि अगर एक दफा ट्रांसलेट करने से मीनिंग जो है वो लग रहा है कि ये सोर्स टेक्स्ट के करीब नहीं है या डिविएट कर रहा है, तो ट्राई की जाए कि भाई एक दफा फिर से जो है वो दूसरे वाली जो ट्रांसलेशन की टाइप है उसमें ट्रांसलेट कर लिया जाए और फिर दोनों को कंपेयर कर लिया जाए कि कौन से वाली टारगेट टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट के करीब जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेटिवली इस्तेमाल हो सकती हैं, वो ये कहना चाह रहा है। उसने मिसाल दी जर्मन एक फ्रेज है बिसिगा हुंड, ठीक है। बिसिगा हुंड को अगर सिमेंटिकली ट्रांसलेट किया जाए जो कि वर्ड फॉर वर्ड के करीब है, तो इसका मीनिंग है बाइटिंग डॉग, ठीक है, या डॉग बाइट, ठीक है, डॉग बाइट्स, ठीक है, यूं कह लीजिए। अच्छा, अब बाइटिंग डॉग से प्रॉबेबली सेंस क्लियर ना हो, तो आप कम्युनिकेटिवली ट्रांसलेट करके देख लीजिए, तो वहां पे है बी वेयर द डॉग। अब बेसिकली जर्मनी में जो कुछ ऐसे लोगों ने कुत्ते पाले होते हैं जो स्ट्रेंजर्स को बाइट करते हैं, तो वहां पे फिर वो इस तरह का, और पाकिस्तान में भी हम देखते हैं इस तरह के हमें लगे हुए मिलते हैं कई जगहों पे साइंस के बीवेयर द डॉग, ठीक है, कि कुत्ते से खबरदार रहें, ठीक है, इस तरह करके लिखा होता है उर्दू में या इंग्लिश में। तो बेसिकली जर्मन लैंग्वेज में वो बिसिगा हुंड लिखा जाता है, लेकिन उसको लफ्जी तौर पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब होता है बाइटिंग डॉग, ठीक है, काटने वाला कुत्ता। देखा जाए तो मतलब तो पूरा हो गया, ठीक है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ज्यादा चूंकि जो कन्वेंशनली इस्तेमाल होता है या यूं कह लीजिए जो एक वे है इस्तेमाल करने का, वो बी वेयर द डॉग ही मोस्टली लिखा जाता है, तो फिर कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन विन कर गई सिमेंटिक ट्रांसलेशन की निस्बत। सिमेंटिक ट्रांसलेशन और कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में कुछ फर्क हम देखेंगे, और यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं इनको वाज़े तौर पे क्लियर कर लेंगे अपने जहन में। पैरामीटर्स कुछ डिस्क्राइब किए न्यूमार्क ने। उन पैरामीटर्स को की बेस पे उसने दोनों ट्रांसलेशंस का के डिफरेंसेस बताए। फॉर एग्जांपल कल्चर, उसने कहा कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन रिमेन्स विद इन द सोर्स लैंग्वेज कल्चर, ठीक है, यानी उसका ये कहना था कि जो सिमेंटिक ट्रांसलेशन है इसका मेन जो फोकस और मेन जो इसकी
यूं कह लीजिए परफॉर्मेंस होती है इस ट्रांसलेशन की, वो सोर्स लैंग्वेज कल्चर ही के दायरे में होती है। तो टारगेट लैंग्वेज का रीडर जो है वो सोर्स लैंग्वेज की दुनिया में चला जाता है, उसको फील नहीं हो रहा होता, यानी वो एक एलियनेशन फील करेगा सिमेंटिक ट्रांसलेशन में। दूसरी तरफ कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन ट्रांसफर्स फॉरेन एलिमेंट्स इनटू द टारगेट लैंग्वेज कल्चर। वो कहते हैं कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में जो सोर्स लैंग्वेज कल्चर की चीजें हैं वो कोशिश की जाती है कि टारगेट लैंग्वेज में उनसे मिलती जुलती चीजों में ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि टारगेट लैंग्वेज रीडर को ये फील ना हो कि ओह मैं तो मतलब किसी और वर्ल्ड की स्टोरी पढ़ रहा हूँ, उसको यूं लगे जैसे मैं अपने ही किसी करीब के इलाके की स्टोरी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन कल्चर, वो जो कल्चरल डिफरेंस है उसको एक तरह से मिटाने की कोशिश करती है। दूसरा पैरामीटर जो प्रेजेंट किया न्यूमार्क ने वो है टाइम एंड ओरिजिन के, कहाँ से ओरिजिनेट हुई या कहाँ से इसका स्टोरी या वो जो टेक्स्ट है वो ओरिजिनली कहाँ से आया। ठीक है, तो उस बेस पे वो कहते हैं कि सिमेंटिक ट्रांसलेशन इज नॉट फिक्स्ड इन एनी टाइम और लोकल स्पेस। यानी वो कहते हैं कि जो ये ट्रांसलेशन है ये टाइम बाउंड या स्पेस बाउंड नहीं है। तो सिमेंटिक ट्रांसलेशन जो है ये ना तो बहुत ज्यादा पास्ट के अंदर इंडल्ज रहेगी और ना ही बहुत ज्यादा प्रेजेंट के अंदर रहेगी। ये किसी भी टाइम में पढ़ेंगे तो ये फील होगी ओके, ठीक है, ये समझ आ रही है और ये बातें बिल्कुल वो एलियनेटेड सी फील नहीं हो रही। ठीक है, तो ये टाइम बाउंड या स्पेस बाउंड नहीं है। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन इज ephemeral या ephemeral and rooted in its own contemporary context। अब वो कहते हैं कि ये ephemeral है, ठीक है, ये जो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन है ephemeral यानी कि एक तरह से लॉन्ग लिव्ड नहीं है, ये शॉर्ट लिव्ड होती है और यूं कह लीजिए टेम्पररी सी ट्रांसलेशन होती है। ये एक खास किस्म के टाइम और स्पेस के लिए की गई होती है और जब वो टाइम और स्पेस गुजर जाता है तो ऑब्वियसली फिर न्यू ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन का एक डिफरेंट वो बताने की कोशिश कर रहा है कि ये फिमरल होती है एक तरह से ये यूं कह लीजिए कि स्पेसिफिक टाइम के लिए। तीसरा पैरामीटर रिलेशन टू सोर्स टेक्स्ट। सिमेंटिक ट्रांसलेशन ऑलवेज इंफीरियर टू सोर्स टेक्स्ट। ये चूंकि वो वर्ड फॉर वर्ड एक तरह से होती है और वर्ड फॉर वर्ड होते हुए वो ईच एंड एवरी जो टेस्ट है उन वर्ड्स का ओरिजिनल लैंग्वेज का वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर तो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो ये इंफीरियर होती है। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में बी बेटर देन द सोर्स टेक्स्ट, ये बेटर हो सकती है। अच्छा वैसे मैं तो जाती तौर पे नहीं मानता कि ट्रांसलेशन बेटर हो सकती है ओरिजिनल से। हाँ उसके इक्वल हो जाए तो वही बड़ी बात है, बेटर कैसे हो जाएगी। लेकिन न्यूमार्क का पॉइंट भी अपनी जगह ठीक है, वो इस तरह से कि कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन बेटर इन द सेंस कि ये चूंकि टारगेट लैंग्वेज के रीडर के अकॉर्डिंग उस सोर्स टेक्स्ट को कर देती है, तो कई दफा ये उससे बेटर हो जाती है, यानी टर्मिनोलॉजीज को उसके अकॉर्डिंग ढाल देती है जो टारगेट लैंग्वेज का रीडर होता है। फोर्थ पैरामीटर है यूज ऑफ फॉर्म ऑफ सोर्स लैंग्वेज। यानी कौन सी सोर्स लैंग्वेज की जो फॉर्म है या कितना इस्तेमाल हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सोर्स लैंग्वेज का। इफ सोर्स टेक्स्ट लैंग्वेज नॉर्म्स deviate then this must be replicated in target text। वो कहते हैं कि ये फॉर्म ऑफ सोर्स लैंग्वेज इतनी ज्यादा अडॉप्ट की गई होती है सिमेंटिक ट्रांसलेशन में, या इतना ज्यादा उसका एक यूं कह लो कि गिलाफ चढ़ा होता है सिमेंटिक ट्रांसलेशन पे, कि वो कहते हैं कि इफ सोर्स टेक्स्ट लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स डिविएट, कि सोर्स टेक्स्ट के स्टैंडर्ड यानी सोर्स टेक्स्ट के अंदर भी इन केस उन्होंने ग्रामेटिकल एरर्स कमिट किए हों, ठीक है, सोर्स टेक्स्ट लिखते हुए, तो वो उन्होंने रेप्लिकेट कर देने हैं टारगेट टेक्स्ट में, यानी वही ग्रामेटिकल एरर्स वो इधर भी रेप्लिकेट कर देंगे। यानी ये इतना ज्यादा फॉलो करते हैं सिमेंटिक ट्रांसलेशन में। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में रिस्पेक्ट for the form of the source language but overriding loyalty to target language norms। वहां पे तो सोर्स लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है उसकी रिस्पेक्ट की जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो से सोर्स लैंग्वेज की ग्रामर में गलत है या से टारगेट लैंग्वेज की ग्रामर उससे डिफरेंट है,
तो फिर टारगेट लैंग्वेज की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए सोर्स लैंग्वेज के बहुत से पॉइंट्स को वो थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि कर दिया जाता है, ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है टारगेट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में एक ये काम भी होता है। फॉर्म ऑफ टारगेट लैंग्वेज अगर देखी जाए, मोर कॉम्प्लेक्स, ऑकवर्ड, डिटेल, कॉन्सेंट्रेटेड। सिमेंटिक ट्रांसलेशन में चूंकि ये वर्ड फॉर वर्ड कर रहे होते हैं तो ये बड़ी वो फिर जो टारगेट लैंग्वेज की स्ट्रक्चर बनती है वो एक तो बहुत ज्यादा पेचीदा किस्म की होती है और कई दफा नॉन सेंसिकल सी लग रही होती है, कुछ वो डिटेल्ड बहुत ज्यादा होती है और कॉन्सेंट्रेटेड यानी वो बहुत ज्यादा ऐसे अल्फाज पर और ऐसी फ्रेजेस पर मुश्तमिल होती है जो यूं कह लीजिए कि आम एक कॉमन रीडर को शायद समझ ना आ सके। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन दूसरी तरफ स्मूदर, सिंपलर, क्लियरर, मोर डायरेक्ट, मोर कन्वेंशनल, तो ये एक आम कारी को भी समझ आ जाती है, यानी एक कॉमन रीडर जो है इसको आसानी से पढ़ सकता है और समझ सकता है, ये उसी के अकॉर्डिंग लिखी गई होती है। अप्रोप्रिएटनेस के हवाले से कि भी किन टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, सिमेंटिक ट्रांसलेशन, या किन टेक्स्ट को सिमेंटिकली ट्रांसलेट करें और किन को कम्युनिकेटिवली। तो वो कहते हैं कि सीरियस लिटरेचर वगैरह जो है और ऑटोबायोग्राफीज वगैरह जो है, ठीक है, यहाँ सीरियस लिटरेचर से मुराद फॉर एग्जांपल ओल्ड टाइम्स के कोई प्रोज वर्क है, मिसाल के तौर पे एरिस्टोटल की का जो वो फेमस लिटरेरी एसे है पोएटिक्स, और इसी तरह जो प्लेटो की द रिपब्लिक, ठीक है। तो इस तरह के जो सीरियस लिटरेचर है या ऑटोबायोग्राफीज वगैरह हैं उनको सिमेंटिकली ट्रांसलेट करना चाहिए क्योंकि उनमें ओरिजिनल ऑथर का पॉइंट प्रेजेंट करना मकसद होता है, तो वो सिमेंटिकली ज्यादा बेहतर ट्रांसलेट होते हैं। तो ये अप्रोप्रिएटनेस सिमेंटिक ट्रांसलेशन की उनके लिए है। कम्युनिकेटिवली ट्रांसलेट आप करना चाहें तो नॉन लिटरेरी राइटिंग, पब्लिसिटी और पॉपुलर फिक्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पे ओल्ड टाइम्स में जो किंग्स की तरफ से लेटर्स लिखे गए दूसरे किंग्स को या मुख्तलिफ पर्सनस को, अपने फ्रेंड्स को, या इस तरह करके, और पब्लिसिटी जो की जाती है एक लैंग्वेज की दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट, और जो पॉपुलर फिक्शन होते हैं, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन कम्युनिकेटिवली की जानी चाहिए ताकि वो जो कॉमन मैन है वो उसको रीड कर सके और समझ सके। क्राइटेरियन फॉर इवेल्युएशन, चेक कैसे करें कि जो ट्रांसलेशन हुई है वो सिमेंटिक जो ट्रांसलेशन की नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रही है या कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन की नीड्स को फुलफिल कर रही है। तो जो क्राइटेरियन है सिमेंटिक ट्रांसलेशन की इवेल्युएशन का वो है एक्यूरेसी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सोर्स टेक्स्ट, ठीक है। एक तो ये कि भाई ये चूंकि रिप्रोडक्शन है, ठीक है, उसकी सोर्स टेक्स्ट की, तो सोर्स टेक्स्ट की झलक नजर आनी चाहिए ट्रांसलेशन में। तो ये क्राइटेरियन है चेक करने का इवेल्युएशन को, यानी एक्यूरेसी यहां से देखनी है कि एक्यूरेसी कितनी है। कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन में एक्यूरेसी ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सोर्स टेक्स्ट मैसेज इन टारगेट टेक्स्ट। अच्छा, सोर्स टेक्स्ट का थीम और सोर्स टेक्स्ट पूरे का पूरा झलकना चाहिए सिमेंटिक ट्रांसलेशन में, जबकि सोर्स टेक्स्ट का मैसेज झलकना चाहिए या झलकना चाहिए टारगेट टेक्स्ट में। जिसका मतलब कि अल्फाज आप बेशक बदल दो, जुमलों के स्ट्रक्चर्स बदल दो, मैसेज ना बदलो, मैसेज वही रहे। तो कम्युनिकेटिव ट्रांसलेशन इस तरह से है। न्यूमार्क का जो काम है ये इतनी ज्यादा पजीराई हासिल नहीं कर सका। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि एक तो ये कि यूजीन निदा ने जो कंसेप्ट्स पेश किए थे और उससे पहले जो रोमन जेकबसन ने पेश किए थे, ये ऑलमोस्ट वैसे ही कंसेप्ट्स थे ट्रांसलेशन के हवाले से। दूसरी बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया पीटर न्यूमार्क ने, यानी उसने न्यू टर्म्स, क्योंकि उसने कहा कि भाई ये गैप को आप अगर वो नैरो करना चाहते हैं तो टर्मिनोलॉजी चेंज कर दें, तो उसने इतनी ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल कर दी, न्यू टर्म्स, कि उस इस्तेमाल की वजह से ये फिर थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई और ज्यादा पजीराई हासिल ना कर सकी।
تاہم اس کے باوجود نیومارک کی جو تھیری ہے اور نیومارک کے جو ٹرانسلیشن ریگارڈنگ اور ایکویولنس ریگارڈنگ کنسیپٹس ہیں، یہ یونیورسٹیز کے ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹس میں کورس آؤٹ لائنس کا حصہ ہوتے ہیں، اور کورس کے اندر باقاعدہ طور پہ نیومارک کی بک جو ہے وہ ٹیچ کروائی جاتی ہے، کیونکہ سیمینٹک ٹرانسلیشن اور کمیونیکیٹو ٹرانسلیشن کے جو کنسیپٹس ہیں یہ ہیلپ فل ہیں ٹرانسلیشن کرنے میں اسٹوڈینٹس کے لیے۔ ہوپ یہ لیکچر آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ وش آل آف یو بیسٹ آف لک، سو اسٹے بلیسڈ۔